नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी साजिश, नफरत, खुंदक और हर वह खेल करती है जो खेल उसे चुनावी जीत दिलाती, या वो खेल करती है जिसमें वह देश के दुश्मनों तक से हाथ मिला सकती, वो देश के सम्मान के भी खिलाफ काम कर सकती है और वो हर वह काम कर सकती है जो शर्मनाक कहा जाएगा, जिसे कहा जाएगा कि एक कलंक। जी हां, बिल्कुल यही बात कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे आप वजह सुनिए। शुरुआत करता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कहते हैं। आज इस बात का खुलासा खुद ब्रजभूषण शरण सिंह की बात से हो गया और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह की बात से हो गया कि यह भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, नरेंद्र मोदी की और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों की साजिश थी कि किस तरीके से विनेश फोगाट को हरवाया जाए या उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए, अयोग करके उसे बाहर कर दिया जाए सदैव के लिए कुश्ती से उसे अलग करने के लिए सारी साजिश हुई थी। जी हां, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, आप उसमें सुनिए। पूर्व अध्यक्ष जो है भारतीय कुश्ती संघ का, पूर्व सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, और उसी का बेटा अब उसकी जगह सांसद है और उसका अपना रिश्तेदार संजय सिंह उसका प्रमुख है कुश्ती संघ का। वो कहता है ब्रजभूषण शरण सिंह कि विनेश फोगाट कोई योग्यता से या किसी तरीके से वो कुश्ती लड़ने नहीं गई थी, वो कुश्ती जीती नहीं थी, वो चीटिंग करके, फ्रॉड करके गई थी और फ्रॉड किया था, इसलिए उन्हें हारना ही था और उन्हें डिस्क्वालीफाई ही होना था। हुजूर, जिसने भी वह मैच देखा होगा तो वह बता सकता है कि विनेश फोगाट ने किसी ऐरे गैरे को नहीं हराया था। जो उसने सिल्वर मेडल जीता था उसमें उसने जिसे हराया था वो पहलवान आज तक एक सिंगल मैच भी नहीं हारा, और जो दुनिया की कुश्ती में रैंकिंग में नंबर 1 हो उसे विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल में हराया। अब आप समझिए, उसको हराकर वो गोल्ड के लिए लड़ने जा रही थी और गोल्ड वो इसलिए जीतती क्योंकि नंबर 1 को हरा चुकी थी और जिसके साथ उसे गोल्ड लड़ना था वो नंबर 1 की नहीं थी। यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि विनेश फोगाट योग्य भी है और विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीत लेती ओलंपिक में, और भारत की जो रैंकिंग पाकिस्तान से भी नीचे, बहुत नीचे, बद से बदतर हालत में है, वो कम से कम उससे अच्छी हो जाती, भारत एक अच्छी जगह पे, मुकाम पे पहुंच जाएगा। लेकिन नहीं, भारत की बेइज्जती होती है, हो जाने दीजिए। पाकिस्तान भारत के जूनागढ़ को अपना दिखा देता है, हो जाने दीजिए। नेपाल हमारे देश के तमाम हिस्सों को अपना दिखा देता है, हो जाने दीजिए। चीन तमाम हिस्से को अपना दिखा देता है, हो जाने दीजिए। यानी देश से कोई सरोकार नहीं, देश के सम्मान से कोई सरोकार नहीं, देश की जमीन, देश के लोगों से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं। और यह बात संजय सिंह ने ही बता दी कि जिस तरीके से उसने कहा ब्रजभूषण शरण सिंह ने, विनेश को तो बाहर होना ही था, होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि साजिश इस लेवल पे रची गई थी और प्रधानमंत्री जैसे लोग भी उसमें थे। यह बात समझ में आती है
क्यों समझ में आती है? संजय सिंह की बात से समझ लीजिए। जो भारतीय कुश्ती संघ का अब ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह पर प्रमुख है, जो कि मैंने बताया उन्हीं का ही रिश्तेदार है, वो कहता है कि ये सारा जितना विरोध हो रहा था वो कांग्रेस के इशारे पर। चलिए मैं इनकी दोनों की बातें मान लेता हूं, पूरी भाजपा यही आज कह रही है, वह भी मान लेता हूं। यदि मान लूं तो दिल्ली पुलिस क्या कांग्रेस के अंडर में है? दिल्ली पुलिस क्या आम आदमी पार्टी के अंडर में है? दिल्ली पुलिस क्या ममता बनर्जी के अंडर में है या हुड्डा के अंडर में? किसी के नहीं। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीधे रिपोर्ट करती है, वहां का कमिश्नर उन्हें रिपोर्ट करता, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती, उसका हित अहित सब कुछ गृह मंत्रालय करता है, पीएमओ करता है। तो इसका मतलब है और कोई कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था जांच करने का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच हुई थी और जांच रिपोर्ट्स पे कई बार वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई। उसके बाद चार्जशीट अदालत में की है दिल्ली पुलिस ने, किसी और ने नहीं। तो दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषक है और उसने यौन शोषण किया है, और एक का नहीं तमाम लड़कियों का किया है, तमाम तरह से किया है, और सिर्फ दिल्ली में नहीं देश में और देश के बाहर भी किया है। अब आप सोचिए, यह बात दिल्ली पुलिस अपनी पूरी तफ्तीश में बताती है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, नहीं तो वो एफआईआर ही नहीं दर्ज कर रही। यानी यह कहना बिल्कुल गलत है कि वह जो लड़कियों के साथ कुछ हुआ वह कांग्रेस का प्रायोजित। हो सकता है कांग्रेस ने मदद की हो उस आंदोलन को, तो करनी चाहिए थी, मैं तो कहता हूं खुल के करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि यदि लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है या आंदोलन को सपोर्ट करना पड़ रहा है तो करना चाहिए इंसाफ की लड़ाई। बहरहाल जो भी हो, अब यह तो सत्य है कि यह पूरी साजिश रची गई, और संजय सिंह भी कहता है कि पूरे विरोध का मास्टरमाइंड हुड्डा परिवार था, और इस विरोध की नींव तब रखी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूषण शरण सिंह की तारीफ करते हुए कहा था कि कुश्ती ब्रजभूषण के हाथों में सुरक्षित। यानी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की कुश्ती ब्रजभूषण शरण सिंह के हाथों में ही सुरक्षित। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, संजय सिंह कहता। यानी साजिश समझिए। तो मैं कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं, राहुल गांधी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छा किया कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को मौका दिया पार्टी ने। अब भाजपा एक और साजिश रच रही है, उनको इस तरह से तो प्रचार करके बदनाम करना ही चाहती है। दूसरी साजिश, विनेश के ही चाचा जिनकी बेटी बबीता बीजेपी से चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, वो अब कहते हैं विनेश को कि जब राजनीति में ही जाना था तो भाजपा ज्वाइन करनी चाहिए। तुम्हारी बेटी ने तो ज्वाइन की थी भाजपा, क्या हुआ? क्या हो गया उसको? शर्म आती है ऐसे रिश्तों पे कि इस तरह की हरकत करते हैं उस लड़की के साथ जो बिना बाप की लड़की थी, जिसके पिता उसके 9 साल की ही उम्र में जा चुके थे इस दुनिया से। उसकी मां ने कैसे पाला है, और ऐसी बात करता है वह चाचा जिसे उसने बाप की तरह माना था। शर्म आती है। बहरहाल कोई बात नहीं। इसके बाद दूसरी, बार बार मैं कहता हूं कि पिछले 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है।
मणिपुर में रोज बरोज घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं की स्थिति यह है कि अभी परसों जो मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके घर रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है, आतंकी उनके यहां करते हैं और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और उसके बाद आज फिर वहां गोलीबारी होती है दूसरी जगह पे, और जिरीबाम जगह है, और वहां पर जब गोलीबारी होती है तो उसमें 5 लोग मर जाते हैं, 1 दर्जन लोग घायल होते हैं। आप सोचिए क्या स्थिति है। और मणिपुर राइफल्स के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। इतनी हिम्मत हो गई आतंकियों, इस तरीके से हमले हो रहे हैं। तो आप समझिए कि मणिपुर राइफल्स के हेडक्वार्टर पे हमले हो जा रहे हैं, गोलीबारी हो रही। बीते 7 दिनों में ही देखें तो 4 बड़ी घटनाएं मणिपुर में हो चुकी, और इसको लेकर के मणिपुर के ही बीजेपी के विधायकों ने भी चिट्ठी लिखी है अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, कि मोदी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं, मणिपुर हमारे हाथ से जा रहा है, कुछ करिए। लेकिन साहब, जिंदगियां तबाह हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई को सुध नहीं है। कोई चुनाव में मस्त है, कोई विदेश घूमने में मस्त है। अय्यासियां चल रही, चुनाव चल रहे और कुछ नहीं हो। यह देश का कोई हिस्सा जाता है, जाने दो, कुछ होता है होने दो, लेकिन हमें तो सत्ता चाहिए। हम सत्ता के लिए काम करते हैं, हम उसके अलावा और कुछ नहीं जानते। यह भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का मंत्र है, आरएसएस का मंत्र है। और इसी पर बोलता हूं कि जिस तरह साजिश रचते हैं, उसी साजिश का एक और खुलासा होता है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत के आई है, त्रिशूर में। वहां से जो जीत के आए हैं फिल्म स्टार, उन्हें मंत्री भी बनाया गया, उनको छूट दी गई फिल्में करने की। और वही केरल में जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, उसका सबसे खास, जिसे कहेंगे जासूस पुलिस अफसर, वो अजीत कुमार, एडीजीपी रैंक का है। वो पिछले साल जब त्रिशूर में आरएसएस की मीटिंग चल रही थी, तो वहां पर मिलने गया था आरएसएस के दत्तात्रेय हासबोले से, जो संघ के सेकेंड प्रमुख है और राजनीतिक मामलों को हैंडल करते हैं। उनसे मिला था, उनके साथ मीटिंग हुई थी और तमाम चर्चा की। बहरहाल, आज जब इस पर सवाल क्यों उठ रहा है? आज सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आरएसएस के जरिए उसने पुल का काम किया था और पिनराई विजयन के साथ में पैक्ट कराया था कि आप हमें यहां मदद कर दो, हम आपकी दूसरी जगह मदद करेंगे। आरएसएस की जितनी शाखाएं हैं, वो यहां से सिर्फ कांग्रेस को हराना है, इस पर काम करना है। तो यह सच भी आज सामने आ रहा है कि कैसे पिनराई विजयन आरएसएस के साथ मिलकर के केरल में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि बार बार आरएसएस अपनी मीटिंग केरल में कर रहा है। अभी पिछले महीने की थी, अभी इस महीने की, और ये लगातार काम चल रहा है। और ये सारे खेल जब चल रहे हो, सोचना पड़ेगा कैसे कि भाजपा को वहां पर एक जगह दी जाए और कांग्रेस को खत्म किया जाए, इसकी साजिश। तो यह भी एक साजिश रची जाती है। तो आप इससे समझ लीजिए कि यह भी गेम है। तो इस तरह तो ये हो गया, एक तरफ बेटियों के साथ अन्याय करने का, देश का अपमान कराने करते हैं, दूसरी तरफ ये करते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, नेपाल जाते हैं, जहां कभी भी भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, वहां जाते हैं और जा करके और वहां के नक्शों में वो हो जाता है। चीन जाते हैं, जहां चीन अपने नक्शे में भारत के हिस्से को दिखा देता है।
श्रीमती इंदिरा गांधी ने चीन के हिस्से छीन लिए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेपाल को अपने नौकर की तरह करके रख दिया था। और आज हालत क्या है वो आप समझ सकते हैं। चलिए, यह स्थिति है। मणिपुर हमारा जिस तरह जल रहा है और जो है उसका लाभ चीन को मिल रहा है। चीन हमारे बाजार पे काबिज है, हर चीज पे काबिज है, तब यह स्थिति होती है। फिर भारतीय जनता पार्टी के राज्य है जहां, वहां की चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है कहां? वहां पर एक छेड़छाड़ हो गई, कहां? पश्चिम बंगाल में, वहां एक लड़की से रेप हो गया या कुछ और हो गया। इस तरह घटनाओं का जिक्र होता है, पूरा मीडिया इसको लेके ढोल बजाता है, लेकिन वह बात नहीं करता है कि उज्जैन में मुख्यमंत्री के अपने इलाके में वहां पर एक महिला के, लड़की के साथ में, महिला कहें लड़की कहें, उसके साथ में एक युवक फुटपाथ के किनारे दिन दहाड़े रेप करता है, सरेआम रेप करता है। और एक लड़का वीडियो बनाता है और वो वायरल कर देता है, रोकता नहीं है, यह होने देता है। यह स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में जहां जाओ रेप की घटनाएं सुनने को मिलती है। रोजाना 1 दर्जन रेप हो रहे हैं, यहां रेप, वहां रेप, वहां रेप, और फिर फर्जी इनकाउंटर कर दिए जाते हैं। फर्जी इनकाउंटर्स की बाढ़ आ गई और अपराधी प्रवृत्ति के पुलिस अफसर उनमें लगाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है, जिससे बदनाम किया जाए। दूसरों को बताते हैं कि नहीं, यूपी बड़ा सुरक्षित हो गया। यूपी से ज्यादा असुरक्षित तो हिंदुस्तान के अंदर कोई शहर नहीं। मणिपुर एक उस कारण से प्रभावित है जो सत्ता प्रायोजित वहां हिंसा होगी। जम्मू कश्मीर की स्थिति आप देख लीजिए, रोज बरोज आतंकी हमले होते हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक मंत्री महेंद्र सिंह, वो कहता है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ। और जब पत्रकार उससे पूछते हैं साहब पुलवामा कब हुआ था, कहा वो पिछली सरकार में हुआ। अब आप समझिए, उसने पूछा तो अभी जब ये हुए थे जम्मू कश्मीर में, उनका नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही है, फर्जी बनाए गए, कांग्रेस बना रही। अब आप समझिए, आतंकी घटनाएं जो हो रही हैं, जिनमें मारे जा रहे हैं हमारे सैन्य जो है अर्धसैनिक बल के लोग, सैनिक और दूसरे पुलिस के लोग, नागरिक, उसको कह रहे हैं कि नहीं साहब, सिर्फ नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं तब से अब तक 2 दर्जन लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, और 2 दर्जन लोग शहीद हो चुके हैं, और उसके बाद कहें कि साहब कुछ नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी के समय में आतंकी हमला हुआ था पुलवामा का, कैसे हुआ था? पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 3 दिन तक भारत के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस पर कब्जा रखा था। आप क्या कहेंगे, 2015 की बात। तो आप समझिए 2015-16 में हमने यह दिन देखा था। तो यह है नरेंद्र मोदी। तो बहरहाल इस तरीके से होता है। तब देश के लिए कौन आवाज बनेगा? देश के लिए आवाज, देश को जोड़ने, देश को नफरत से मिटाने के लिए, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आज ही का वह दिन था। 2 साल पहले 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, कन्याकुमारी से स्वामी विवेकानंद को मत्था टेक के, वहां सभी तीर्थों पे मत्था टेक के। और जब शुरुआत की तो कैसे कैसे नफरत पनपाई गई और क्या क्या किया गया, वो किसी से छिपा है क्या? नहीं छिपा है। तो वह ऐतिहासिक यात्रा थी जिसमें मोहब्बत का संदेश दिया गया था, एक दूसरे को जोड़ने का संदेश,
और दिया गया था कि कैसे हम सब भाई हैं, यह सोच के रहे। हम जो लड़कियां हैं वो हमारी बहनें हैं, यह सोच के रहे। यह सोच के रहे कि गरीब अमीर के अंतर को हम कम करें प्यार मोहब्बत से। भले हम कुछ और न दे सके, यह तो दें। लेकिन नरेंद्र मोदी नफरत फैलाने का काम करते हैं। उनके लोग जिस तरीके से हरकतें करते हैं वह बताता है कि सिर्फ साजिश रच सकते हैं और ये झूठ बोल सकते हैं, अपनी ही देश की बेटियों को बदनाम कर सकते हैं और देश के सम्मान को छीन सकते हैं। तो यह नरेंद्र मोदी का वास्तविक चेहरा है।